हेलो दोस्तों। तो आज हम पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं ग्रासरूट डेमोक्रेसी के बारे में। इसके पहले हमने दो पार्ट्स ऑलरेडी कवर किए हैं, जिसमें हमने गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बारे में पढ़ा है कि क्या होता है। तो गवर्नेंस जो है उसके बारे में सबसे पहले गवर्नेंस क्या होता है आप बता सकते हैं? हाँ, गवर्नेंस एक प्रोसेस होता है जो कि सोसाइटी के पीपल के वेलबींग में हेल्प करता है। अच्छा, हाँ, सोसाइटी को एक ऑर्डरली फैशन में चलाने के लिए जो है वो जो रूल्स या रेगुलेशंस या जो भी चीजें की जाती हैं उसको हम गवर्नेंस का पार्ट बोलते हैं कि गवर्नेंस कर रहे हैं, तभी वो ऑर्डरली फैशन में सोसाइटी चलता है। और गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि गवर्नेंस जिसके अंदर आता है गवर्नेंस, जो गवर्नेंस के सारे एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं, उस पूरे सिस्टम को या उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट का मतलब एक तरह से पूरा सिस्टम हो गया, जो तंत्र हो गया, जो गवर्नेंस के एक्टिविटीज को कैरी आउट करता है, वो हो गया गवर्नमेंट। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या होते हैं। क्या क्या ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अच्छा, तो तीनों का काम क्या है? लेजिस्लेटिव लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। अच्छा। और जुडिशरी अगर कुछ लॉज में गड़बड़ी आई या फिर लॉज का गलत यूज हुआ तो फिर वो लॉज को हटाता है या फिर उस लॉ को थोड़ा सा चेंज करता है। लॉज को चेंज करता है, अगर लॉ गलत बना है तब लॉ को चेंज कर देता है, या अगर लॉ का वायलेशन है, लॉ सही है लेकिन किसी इंडिविजुअल ने अगर लॉ को फॉलो नहीं किया और तब वो लॉ को वायलेट करने पे उसको हो सकता है कि अगर क्रिमिनल कुछ काम किया है तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी। फिर पुलिस जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। फिर पुलिस क्या करेगी? पुलिस जो है सिर्फ उसको पकड़ के ले जा सकती है, उसको सजा नहीं दे सकती है। तो सजा देने का काम कौन करेगा? उसको जुडिशरी करेगी। तो लॉज बनाने का काम जो है लेजिस्लेचर करता है, एग्जीक्यूटिव जो है लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, और अगर लॉज में कोई वायलेशन हुआ है या लॉ गड़बड़ है तब जुडिशरी जो आता है स्टेप इन करता है, या तो लॉ को वो स्ट्रक डाउन कर देता है, या फिर लॉ में अगर कुछ प्रोविजन दिए हुए हैं कि लॉ के अंदर में ही लिखा रहता है कि अगर ये वायलेट हुआ तो क्या क्या सजा दी जा सकती है, तो वो जुडिशरी देखता है और उसके हिसाब से वो सजा जो है वो डिटरमाइन करता है। इसके अलावा हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स पढ़ा था कि इन तीनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है। वो क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर्स इसलिए होता है ताकि किसी भी एक पे ज्यादा लोड ना आ जाए और सारा काम वो ना करे, क्योंकि फिर गड़बड़ी भी हो सकती है। क्या गड़बड़ी हो सकती है? कि इसी ने कि लेजिस्लेटिव ने ही लॉज बनाए, उसी ने इम्प्लीमेंट किए और उसी ने वो भी जज करने के लिए भी वही जा रहा है, तो वो तो अपने बनाए हुए लॉज को गलत नहीं साबित करेगा। हाँ, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए यूज किया जाता है कि कोई भी एक जो है वो ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाए और ऑटोक्रेटिक या फिर मोनोपोली नहीं हो जाए और मिसयूज नहीं हो पाए पावर का। एक बहुत फेमस सेइंग है, लॉर्ड एक्शन करके नाम था उनका, उन्होंने एक बोला था, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली बोला था, इसका मतलब है कि किसी एक को ही सारा काम दे दिया गया तो वो उसके पास एब्सोल्यूट पावर हो जाएगा और वो फिर डिस्पोटिक रूल हो जाएगा। इसीलिए उसको किसी एक ऑर्गन को बहुत ज्यादा पावर नहीं मिले, इसीलिए चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है कि एक दूसरे को सब लोग चेक कर सके कि कोई ओवर मिसयूज तो नहीं कर रहा है पावर का। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है पता है कहां से आया है? सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो एक फ्रेंच फिलोसफर थे, मॉन्टेस्क्यू नाम था उनका। फ्रेंच फिलोसफर थे, मॉन्टेस्क्यू नाम था। उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक कॉन्सेप्ट लेके आया था। वो जो सेपरेशन ऑफ पावर्स था, उन्होंने एक बुक लिखा था, स्पिरिट डी लॉज या क्या नाम था, स्पिरिट ऑफ लॉज करके एक था, उसके अंदर में उन्होंने लिखा था सेपरेशन ऑफ पावर्स, और वही आज तक फॉलो होता आ रहा है।
तो मोटा मोटी हमने ये सब चीजें पिछले चैप्टर्स में पढ़ी थी। तो आज हम जो है डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक जो है सबसे पहले डेमोक्रेसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये देखें, अगर ये डेमो, ये जो है ना 2 वर्ड से बना है। डेमोस ग्रीक वर्ड है, डेमोस और प्लस क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है रूल। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि रूल ऑफ द पीपल। डेमोस प्लस क्रेटोस। तो रूल ऑफ द पीपल जो है अगर कहीं पे है तब हम उसको बोलते हैं कि वो डेमोक्रेसी है। लेकिन ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि रूल ऑफ द पीपल है, लेकिन ये रूल ऑफ द पीपल आएगा कैसे? रूल ऑफ द पीपल लाना जो है अपने आप में कैसे आएगा? ये एक प्रेसिडेंट थे, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन। उनका बहुत ही फेमस सेइंग है कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल rule of the people by the people and for the people। ठीक है? ऑफ द पीपल मतलब ये लोगों के द्वारा बनाया गया है। मतलब ऑफ द पीपल मतलब लोगों का खुद का ही है। ये डेमोक्रेसी जो है रूल है, लोगों का खुद का रूल है। किसके द्वारा है? पीपल जो है वो खुद रूल करते हैं। पीपल खुद रूल करते हैं। और किसके लिए करते हैं? खुद के लिए करते हैं, फॉर द पीपल। ये जो है पीपल जो है खुद के लिए रूल बनाते हैं, या खुद जो सारा जो अपने आप को मतलब मैनेज करने के लिए है। ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। तो अब होगा कि डेमोक्रेसी तो ठीक है, डेमोक्रेसी के अलावा भी कुछ और होता है क्या? डेमोक्रेसी तो समझ में आ गया कि अच्छा ये है, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं तो क्या और क्या? आज हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमें डेमोक्रेसी जो लग रहा है कि बाय डिफॉल्ट आ गया है। डेमोक्रेसी के अलावा और कुछ होता है, आपको पता है? हाँ। क्या होता है? डेमोक्रेसी के अलावा अलग अलग कंट्रीज में मोनार्की होता है, जो कि किंग और क्वीन का रूल होता है। अच्छा। डेमोक्रेसी होता है जिसमें पीपल का ही रूल होता है। और होता है डिक्टेटरशिप, जो कि एक पर्सन का ही रोल होता है। मोनार्की हो गया, किंग या क्वीन जो है रूल करता है। ये जैसे ब्रिटेन में भी मोनार्की का भी एक पार्ट है, वहां पे जो है क्वीन जो है हेड ऑफ द स्टेट वहां पे है। इसके अलावा ये जो है मोनार्की का मतलब हो गया वहां पे किंग और क्वीन है। किंग और क्वीन जो है वो चुने नहीं जाते हैं, वो लोग नहीं चुनते हैं, वो बाई बर्थ जो है या हेरिडेटरी जो है वो पास ऑन होता है। आज जो क्वीन है उनके जो बच्चे होंगे या जो होंगे जो जन्मेंगे उनसे, तो उनको वही फिर आगे जाके किंग या क्वीन बनेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर में ये जो है बाय बर्थ कुछ नहीं होता है, वहां पे इलेक्शंस होते हैं, फेयर इलेक्शंस होते हैं, जिसके बेसिस पे जो रूलर्स चुने जाते हैं। तो एक मोनार्की हो गया। इसके अलावा होता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी के अंदर में क्या होता है? डिक्टेटरशिप नहीं, एरिस्टोक्रेसी में होता है कि एलीट रूल करते हैं। कुछ लोग जो है एरिस्टोक्रेट है, बाय बर्थ जो अपने आप एलीट है, बहुत वेल टू डू है या बहुत रिच है, तो वो जो है वो रूल करते हैं। रूल ऑफ एलीट है ये, एरिस्टोक्रेसी में रूल ऑफ एलीट है। ये एलीट जो है बाय बर्थ जो है ना, वैसे लोग जो है अपने आप को एरिस्टोक्रेट कहते हैं। एरिस्टोक्रेसी जो एक अलग क्लास है, वो लोग रूल करते हैं कुछ जगहों पे। इसके अलावा है डिक्टेटरशिप।
डिक्टेटरशिप हो गया। डिक्टेटरशिप में क्या हो गया? रूल ऑफ अ सिंगल पर्सन। कोई एक आदमी बहुत पावरफुल हो गया, तो वहां पे वो क्या करेगा कि सारे जो इंस्टीट्यूशंस है सारे पे कब्जा कर लेगा। जो हम क्या सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है इसीलिए रखते हैं कि कोई एक ऑर्गन या कोई एक आदमी जो है पावरफुल नहीं हो पाए। तो रूल ऑफ सिंगल पर्सन, रूल ऑफ अ पावरफुल इंडिविजुअल, पावरफुल पर्सन। अब ये हम अगर देखते हैं तो ये चीज आज भी बहुत सारे कंट्रीज में अलग अलग जगह पे अलग अलग, हर जगह डेमोक्रेसी नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इंडिया डेमोक्रेसी है। यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बोला जाए, यूनाइटेड स्टेट्स इज ए डेमोक्रेसी, लेकिन इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में जो है सबसे ज्यादा लोग हैं, लेकिन चाइना जो है, चाइना में एक समय में हमसे ज्यादा पॉपुलेशन था, लेकिन उसको हम नहीं बोलते थे कि डेमोक्रेसी है या लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि चाइना में क्या है, वहां पे डिक्टेटरशिप चलता है। वहां पे चाइना में क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी है। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है उस सिंगल पार्टी सिस्टम है। वहां पे सिंगल पार्टी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रूल करता है वहां पे। तो वहां पे एक तरह का डिक्टेटरशिप है। इसी तरह रशिया है। रशिया में जो वहां के प्रेसिडेंट है, पुतिन नाम है, तो वो उन्होंने ऐसा ये कर लिया है कि जब तक वो रहेंगे एक तरह से वही प्रेसिडेंट रहेंगे। तो सारा कुछ जो होता है उन्हीं के हिसाब से होता है। तो रशिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, यहाँ पे एक तरह का डिक्टेटरशिप है। तो इंडिया में हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हमें जो है डेमोक्रेसी जो है, हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, और वो अच्छी तरह से, एक तरह से बहुत अच्छी तरह से, तो मतलब जो भी है एक तरह से एक फेयर एंड तरीके से अभी भी चल रहा है। मोटा मोटी ठीक ठाक चल रहा है डेमोक्रेसी, अगर हम बोला जाए तो अब डेमोक्रेसी तो इंडिया में, अगर थोड़ा हम पीछे जाएं कि हमें डेमोक्रेसी कैसे, मतलब ये जब ब्रिटेन था, यहाँ पे ब्रिटिश रूल था, उस समय में या ब्रिटिश रूल के पहले भी इंडिया के अंदर जो है बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे किंगडम्स थे या प्रिंसली स्टेट्स थे। तो इंडिया एज अ होल जो है एक कभी अपने आप में एक स्टेट नहीं रहा था। एक नेशन या नेशन स्टेट एक कॉन्सेप्ट है जो बाद में पढ़ेंगे, कि इंडिया वॉज नेवर ए नेशन स्टेट। अपने आप में यहाँ पे डेमोक्रेसी उस समय में नहीं थी, छोटे छोटे किंगडम्स थे, सब अपना आपस में रूल करते थे। तो ये जो डेमोक्रेसी आया 1947 के बाद, अगर हम देखते हैं, कॉन्ट्रास्ट करेंगे, इंडिया बना उस समय में, और क्या इंडिया के साथ साथ कौन सा कंट्री बना? पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान। दोनों कंट्रीज एक साथ बने, इंडिपेंडेंट हुए। एंड बांग्लादेश बाद में बना था, वो पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन वो बाद में 1971 में वो पाकिस्तान से अलग होके फिर एक सेपरेट कंट्री बना। लेकिन इंडिपेंडेंस के समय में 1947 में ये जो है, ये 14 को, मतलब एक ही था, मिडनाइट को हमें मिला था आजादी। तो ये 14 अगस्त को इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, हम 15 अगस्त को करते हैं। लेकिन इंडिया ने क्या किया कि डेमोक्रेसी इंडिया ने अडॉप्ट किया। पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी जो है एक तरीके से अडॉप्ट किया, लेकिन वहां पे डेमोक्रेसी चल नहीं पाया। वहां पे डेमोक्रेसी अभी भी है, नाम के लिए है, लेकिन वहां पे जो है आर्मी जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है। पाकिस्तान के अंदर में जो आर्मी है वो इतना पावरफुल है कि वो जब चाहता है, वहां की आर्मी जब भी चाहती है, वो जो इलेक्टेड या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको वो वहां से उसको गिरा के और खुद कब्जा कर लेती है। तो इस मामले में हम फॉर्चुनेट है कि इंडिया के अंदर में अभी भी हम जो डेमोक्रेसी है अच्छे से, काफी हद तक ठीक ठाक चल रहा है। बीच में कभी ना कभी एक बार इमरजेंसी लगा था, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी जो है, यानी रूल ऑफ द पीपल है, वो काफी अच्छे से चल रहा है। अब डेमोक्रेसी में हमने बोला कि डेमोक्रेसी तो हमने समझ में आ गया कि ये रूल ऑफ द पीपल है, लेकिन डेमोक्रेसी जो है होता क्या है?
डेमोक्रेसी जो है उसमें अगर हम देखें तो होता है, दो चीजें होती है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? मान लेते हैं कि तुम्हारे स्कूल में पिकनिक जाने वाले हैं लोग, क्लास 6 के बच्चों को पिकनिक लेके जाने वाले हैं। अब क्लास 6 के बच्चों को पिकनिक लेके जाने वाले हैं तो क्या करेंगे, क्या तरीका है? मान लेते हैं कि 6 सेक्शन है। अब क्या करेंगे कि या तो सबसे पूछेंगे, सारे बच्चों को बुलाएंगे, फिर क्या बोलेंगे कि ये 3 जगह है, ये हमें जाना है, शिमला जाना है या कालका जाना है या छतवीर जू जाना है, उसमें से कहाँ पे जाना है। तो सब लोग आपस में झगड़ने लगेंगे, ये सब लोग हल्ला करने लगेंगे कि अरे छतवीर जू जाएंगे, कुछ बोलेंगे ये जाएंगे। तब फिर टीचर भी कंफ्यूज हो जाएगी, अरे कि कहाँ पे लेके जाए, आवाज सुनाई नहीं दे रही है ठीक से, इतने सब लोग हल्ला। तो फिर टीचर क्या बोलेगी, या जो वाइस प्रिंसिपल है या एचएम मैम बोलेगी कि चलो वोटिंग करा लेते हैं। तो उसके लिए सारे बच्चों को बुलाया जाएगा और एक वोटिंग स्लिप दिया जाएगा और सब लोग अपना अपना उसमें ऑप्शन डाल के भेजेंगे। फिर उस वोट का काउंटिंग होगा, फिर जिस चीज का ऑप्शन सबसे ज्यादा आएगा, लोगों ने जो ज्यादा सेलेक्ट किया होगा, उस चीज को फिर फाइनली सेलेक्ट करके फाइनलाइज कर दिया जाएगा। तो वोटिंग जो है सारे लोग अगर मिलके करते हैं, जितने लोग इन्वॉल्व हैं उस प्रोसेस में, तब वो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब ऑल पीपल, ऑल आर इन्वॉल्व इन द इसमें डिसीजन मेकिंग में सारे लोग अगर इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली, तब वो हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यार जो हमने कराया वो एक तरह का रेफरेंडम है। रेफरेंडम क्या होता है कि सारे लोगों से वोट कराया और कोई भी डिसीजन लेना है तो सारे लोग से पूछ के कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रेफरेंडम। रेफरेंडम करा के ये रेफरेंडम कराया, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब तुम्हारे क्लास के लेवल पे तो 100 बच्चे थे तो सारे लोगों से मिलके पूछ के कर लिया, लेकिन अगर हम बहुत बड़े लेवल पे देख रहे हैं, अगर हम पूरे इंडिया को ले अगर देखते हैं तो पूरे इंडिया के लेवल पे ये पॉसिबल है क्या? 130 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, 130 या उससे ज्यादा हर 2-2 मिनट पे, हर सेकंड बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हमें मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ एक बड़ी सी जगह है, तो वहां पे हमें ऑप्शंस है कि वहां पे वाटर पार्क बनाना है या वहां पे साइंस म्यूजियम बनाना है या इस तरह की चीजें कुछ बनानी है कहीं पे। तो ऑप्शन 3-4 है हमारे पास। तो पूरे चंडीगढ़ के लोगों से हम पूछ सकते हैं क्या? सारे लोगों से एक बार में पूछ ले कि अरे वहां पे क्या बनाया जाए आप बताइए। तो इसमें क्या होगा कि चंडीगढ़ में मान लेते हैं 10 लाख लोग हैं या 5 लाख लोग हैं, तो सारे लोगों से वोटिंग कराना पॉसिबल है? उसमें पॉसिबल तो है, लेकिन उसमें क्या होगा कि टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, पैसे लगेंगे, रिसोर्सेज लगेंगे और डिले होगा। हर छोटी छोटी चीज के लिए हम सारे लोग को वोट नहीं करा सकते कि अरे ये बनाना है, कल को रोड बनाना हुआ, एयरपोर्ट बनाना हुआ, तो सारे लोगों से मिलके हम हर चीज नहीं पूछ सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे तुम्हारे क्लास के लेवल पे जो था, हमने पिकनिक डिसाइड किया, तो एक तरीका तो हुआ कि चलो ठीक है पूछ लेते हैं सारे बच्चों से और फिर उसके बाद जो है ये करा लेते हैं। दूसरा तरीका क्या हुआ कि सारे जो 6 सेक्शंस हैं उनके जो है मॉनिटर, तुम्हारे जो क्लास के मॉनिटर्स हैं, उनको टीचर ने बुलाया और फिर 6 लोगों में से पूछा कि बताओ आप क्या करना, क्या डिसाइड किया, आप अपने क्लास के बारे में डिसाइड करके बताओ। तो ये जो 6 लोग हैं वो फाइनली वोट करेंगे और फिर वहां पे फाइनल हो जाएगा कि कहां पे जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे बिहाफ पे हमारे मॉनिटर्स या हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो है डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि हर डिसीजन में हम सारे लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत बड़े मतलब लोग, इंडिया या आपका जो स्कूल है बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे मतलब लोग हैं और टाइम एफर्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव अगर हम अपने भेजते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का क्या मतलब हुआ कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज रहे हैं। ये मान लेते हैं कि पूरा इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, ये लोग हैं, ये सब लोग हैं, मान लेते हैं कि ये चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के सारे लोग हैं।
तो इन्होंने क्या मिलके किया कि एक जो है यहां से एक आदमी को चुन के सब लोगों ने ये 5 या 6-7 लोगों ने बोला कि ये है, तो मेजोरिटी ने चूज किया कि इस आदमी को हम चंडीगढ़ से ये सेलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया चंडीगढ़ का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने डिसीजंस के लिए डेलीगेट कर देते हैं। हम बोलते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे जाके डिसीजंस लो, क्योंकि प्रैक्टिकली सारे डिसीजंस लेने पॉसिबल नहीं है कि हम जाके हर छोटे डिसीजन में हम इन्वॉल्व हो सके। इसीलिए इंडिया या कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे है वहां पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। मैक्सिमम कंट्रीज में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यूज किया जाता है क्योंकि वो प्रैक्टिकल है एक तरह से। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब हो गया कि लोग हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब हो गया कि हम जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पे भेजते हैं। तो मोटा मोटी ये हो गया कि डेमोक्रेसी क्या है। अब डेमोक्रेसी में ये फाइनली जो है रिप्रेजेंटेटिव भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इनको भी तो हमने ही भेजा है। तो फाइनली ये भी हमारा ही वॉइस वहां पे रख रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में रख रहे हैं। तो यहाँ पे भी रूल ऑफ द पीपल तो है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में है। यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट वे में है। यहाँ पे डायरेक्ट वे में है, यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में है यहाँ पे। तो इसीलिए ये प्रैक्टिकल है। ये थोड़ा टाइम कम लगता है, इसमें एफर्ट कम लगता है, रिसोर्सेज हर छोटे छोटे डिसीजंस के लिए ये मतलब जो है हम सबसे नहीं पूछ सकते, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ये लिया जाता है। तो डेमोक्रेसी के बारे में ये जो है बेसिक्स यही है। अब इंडिया के अंदर जो है मेनली जो हमने ये पढ़ा था कि 3 जो है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है ये, लेकिन 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है उसमें हमने देखा था, एक ऊपर देखा था कि सेंट्रल लेवल था, स्टेट लेवल था, इसके अलावा एक थर्ड लेवल है। थर्ड लेवल क्या है? पंचायती राज या म्युनिसिपैलिटी। सेंटर हो गया, फिर उसके बाद हो गया स्टेट, और उसके बाद हो गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या फिर म्युनिसिपैलिटी। हाँ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या फिर ये पंचायत जो है, पंचायत हो गए, पंचायत समिति या ग्राम सभा, ये सब है विलेजेस के लिए है। और इसी तरह ये म्युनिसिपैलिटीज हो जाते हैं। म्युनिसिपैलिटीज ये होते हैं शहरों के लिए, या बड़े मेट्रोज जो हैं, बड़े बड़े मेट्रो जो शहर हैं वहां पे होता है म्युनिसिपैलिटीज हो गया। और ये हो गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, दूसरे हो गए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया। म्युनिसिपैलिटीज या छोटे शहरों के लिए हो गया, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो हो गया बड़े बड़े मेट्रो शहरों के लिए हो गया। तो ये जो है हायरार्की है 3 लेवल का। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में ग्राम सभा होता है सबसे नीचे के लेवल पे। तो यहाँ पे सेंटर पे और स्टेट, यहाँ ये सब जगहों पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रहता है। लेकिन यहाँ पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ पे होता है ग्राम सभा। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये ग्राम सभा जो होता है ना, एक फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। यहाँ पे लोग, क्योंकि लोग वहां पे कम है, तो वहां पे गांव के अंदर जो भी वोटिंग एज में है, तो वो लोग डायरेक्टली वो रूल जो है मतलब वहां पे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो ग्राम सभा के लेवल पे हम देखते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, बाकी लेवल पे है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम डिटेल में जो है अपने लास्ट जो है 4th वाले जो चैप्टर 4th पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। आपको सारा कुछ समझ में आ गया? हाँ। तो डेमोक्रेसी क्या होता है आप जल्दी से बता दो, एक रिकैप। डेमोक्रेसी रूल ऑफ पीपल होता है। रूल ऑफ पीपल, रूल बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। हाँ, डेमोक्रेसी जो है इंडिया के अंदर में कैसे, मोटा मोटी अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी कैसे अचीव करते हैं,
यहाँ पे फेयर इलेक्शंस होते हैं, फेयर इलेक्शंस हो गए। फिर उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे वोटिंग राइट्स रहते हैं। वोटिंग राइट्स रहते हैं जो कि 18 इयर्स से अबव है। उसको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट UAF। हाँ, और ये कौन कराता है फेयर, ये जो इलेक्शंस कराने का काम कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का काम है, ये जो है इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, ये किसी भी मतलब जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव किसी का पार्ट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इलेक्शन कराने के लिए। क्यों, अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा तो लोग मैनिपुलेट कर देंगे, इसीलिए एक इलेक्शन कमीशन जो है वो भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करता है जो इलेक्शंस कराता है। तो डेमोक्रेसी के लिए फेयर एंड इलेक्शंस जरूरी है, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है जो 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो जो है वोटिंग कर सकते हैं। और 18 साल, हाँ 18 या 18 साल। तो डेमोक्रेसी के बारे में आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। फिर अगले जो पार्ट है, लास्ट पार्ट जो है, वहां पे हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फिर वो 1-2 दिन में मैं बनाता हूँ फिर उसके लिए वीडियो। थैंक यू।